नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के टॉप हेडलाइंस के साथ। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन में हुआ भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को बताया देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा। नई सरकार गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे शिंदे। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में एफआईआर की कॉपी आई सामने। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया आरोपी नंबर 1। और खेल की खबरों में शतरंज विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला आज। डिंग लिरेन को 1-0 की बढ़त। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात कर लेते हैं संविधान दिवस की। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली के संविधान सदन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 1949 में आज ही के दिन संविधान को अंगीकृत किया था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इसके अलावा संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया गया। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रगतिशील और समावेशी सोच की झलक संविधान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान दिवस के अवसर पर आइए देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास पेशकश।
संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर तथा विधान का अर्थ होता है नियम कानून। मतलब वो नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो। संविधान किसी देश या संस्था की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकार व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं जिस लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज से निर्मित, निर्धारित व संचालित होती हैं। इसी के चलते 26 नवंबर का दिन हर भारतीय के लिए एक बेहद खास दिन के तौर पर याद किया जाता है। खास दिन इसलिए क्योंकि ये वही दिन है जब हमारे देश भारत के संविधान या कह लें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अडॉप्ट किया, जो दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। भारतीय संविधान में शुरुआत में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थीं, लेकिन समय समय पर हुए संशोधनों के बाद आज भारत के संविधान में कुल 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और तकरीबन 12 शेड्यूल्स या कहें अनुसूचियां हैं। लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसको बनाने की शुरुआत तो आजादी से पहले 1946 में ही शुरू हो गई थी। उस दौरान संविधान सभा के गठन के साथ ही संविधान को बनाने के लिए ड्राफ्ट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करना शुरू किया गया। असेंबली में 11 सीजन हुए। इनकी बैठकें 162 दिनों में पूरी हुई और सीजन्स के दौरान ड्राफ्ट को रिवाइज और रिफाइन करने का काम विभिन्न समितियों द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में कई रिवीजन्स के बाद 4 नवंबर 1948 को भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने विधानसभा में संविधान का फाइनल ड्राफ्ट पेश किया, जिस पर 5 दिनों तक डिस्कशन चला। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट पर सेकेंड रीडिंग नवंबर 15, 1948 से लेकर अक्टूबर 17, 1949 तक चली। इस दौरान 7,635 संशोधित प्रस्ताव आए। इनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। आखिरकार संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को 26 नवंबर 1949 को पास किया गया, जिस पर सदस्यों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो आपने जान लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कैसे और कब हुआ, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की इंस्पिरेशन कहां से ली गई? एक बैलेंस गवर्नमेंट अरेंजमेंट को इवॉल्व करने के एम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दूसरे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रयोगों और अनुभवों को अडॉप्ट करने में संकोच नहीं कर रहे थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने से पहले विश्व के अन्य देशों में बने हुए संविधान का अध्ययन किया और इसका मूल्यांकन भी। फिर उन सभी विदेशी संविधानों से लिए गए प्रावधानों में भारत के देश के अनुकूल परिवर्तन करके उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के साथ साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषताओं को यूज किया गया था। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ और भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान से जुड़े इतिहास और इसे बनाने में प्रयोग किए गए सोर्सेस के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो गए हैं। देश के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी। संविधान दिवस के मौके पर आइए देखते हैं संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका और समर्पण के कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता और विद्वता के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही वो कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन की अथक मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। 4 नवंबर को ही संविधान को पहली बार पढ़ा गया।
और 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मशहूर ग्रामर ऑफ एनार्की भाषण दिया था। इस भाषण में अम्बेडकर ने संविधान की खासियत और उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ एक कद्दावर राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। संविधान निर्माण के अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने पेयजल जैसे सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी आंदोलन किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के अतुलनीय योगदान की वजह से उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बी.एन. राव भारत के उन काबिल सिविल सर्वेंट, न्यायविद और डिप्लोमैट्स में से एक थे जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान दिवस के मौके पर आइए देखते हैं बी.एन. राव के बारे में ये खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक महान हस्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही एक महान शख्सियत थे सर बेनेगल नरसिंह राव। सर बी.एन. राव भारत के उन काबिल सिविल सर्वेंट, न्यायविद और डिप्लोमेट्स में से एक थे जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तब बी.एन. राव की कानून में रुचि और विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। सर बी.एन. राव ने साल 1948 में भारतीय संविधान का शुरुआती मसौदा तैयार किया था। वो हमारे संविधान का पहला मूल मसौदा यानी ड्राफ्ट था। सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए मूल मसौदे पर ही विचार किया और इसके अलग अलग बिंदुओं पर बहस कर हमारा संविधान तैयार किया। बी.एन. राव के मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बी.एन. राव ने काफी मेहनत की थी। इसके लिए उन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी। रिसर्च के सिलसिले में वे अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन आदि देशों में गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के न्यायविदों और रिसर्च स्कॉलर से भी बात की थी। भारत में संविधान निर्माण के काम के बाद बी.एन. राव 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि रहे। वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे, जहां उन्होंने 1952 से 1953 तक न्यायाधीश के रूप में काम किया। नरसिंह राव ने न सिर्फ भारत बल्कि म्यांमार का संविधान लिखने में भी मदद की। सर बी.एन. राव संवैधानिक दृष्टिकोण से सार्वभौमिक मताधिकार के सबसे बड़े पैरोकार में से एक थे। राव की न्याय भावना और कठिन परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान ढूंढ निकालना उनके व्यक्तित्व को अनोखा बनाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वह वहां पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज आपको बता दें संविधान दिवस है और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर होगी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, आप कहीं मत जाइएगा। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है। CM एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है ये। उन्होंने अब से कुछ देर पहले मुंबई के राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहां सत्तारूढ़ महायुति की सुनामी देखने को मिली है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने विपक्षी गठबंधन में बड़ी शिकस्त दी है। बीजेपी राज्य विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन इस जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर संशय बना हुआ है। चर्चाओं का दौर जारी है। जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। तो नई सरकार के गठन तक शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। CM एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, लेकिन इससे पहले एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया है। महाराष्ट्र का अगला CM कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभी तक किसी नेता के नाम पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल CP राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इस दौरान अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं शिशिर शेलार। सीधा उनसे अपडेट ले लेते हैं। शिशिर, क्योंकि आज विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में औपचारिकता थी, एकनाथ शिंदे राज्यपाल के पास गए और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का अगला CM कौन होगा। इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कब तक इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है और क्या महाराष्ट्र को डिप्टी CM भी मिल सकते हैं? देखिए, अब तक हालांकि जब से नतीजे घोषित हुए तब से लेकर आज से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट प्रोसेस होती जा रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि NCP के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, शिवसेना शिंदे पार्टी के जो विधायक दल का नेता जो है एकनाथ शिंदे को चुन लिया गया है। अजित पवार जो है वो अभी जो है दल के नेता बन चुके, विधायक दल के नेता बन चुके हैं। तो ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री बनने का यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। हालांकि इसके लिए जैसे हमने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से विधायक दल का नेता चुनने के बाद जो है तीनों पार्टी के नेता एक साथ बैठकर जो है मीटिंग करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री और बाकी जो है मुख्यमंत्री हो या फिर बाकी अन्य मंत्री हो उनके बारे में जो है विचार विमर्श किया जाएगा। अभी जो खबर हमारे इस वक्त मिल पा रही है उसके अनुसार जो है कि तीनों नेता जो है अब मिले, चूंकि अब इस्तीफा मुख्यमंत्री ने औपचारिक तौर पर दे दिया है, चूंकि आज का आखिरी दिन था इस विधानसभा सत्र का, तो इसीलिए ये अगर देखा जाए तो आगे वाले दिनों में सबसे पहले तो अब जो महायुति के नेता है वो अपने नेता का चयन करेंगे और महायुति का नेता जो है अमूमन हम देखते हैं कि वही मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश करेगा। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो नेतागण हैं महायुति के वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद जो है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो नेतागण जो है इसके बारे में आज जो है फैसला लेंगे। हालांकि इस बारे में हमने जो शिवसेना के नेता थे और बीजेपी के नेता थे जो आज यहाँ पर राजभवन में आए थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा
कि हर कोई पार्टी चाहती है कि उनके दल का नेता मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के जो हम बात करें विधायकों की और नेताओं की ये मांग है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, वही एनसीपी के नेताओं की मांग है कि अजित पवार जो है वो भी मुख्यमंत्री के लिए अगर काबिल चेहरा है। लेकिन अंततः सभी यही कह रहे हैं कि वरिष्ठों के हाथों में ये निर्णय है, जो निर्णय वरिष्ठ लेंगे वही निर्णय जो है मान्य होगा। तो ऐसे में रस्सी खेच जो है वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि उनके दल का जो है नेता मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की मांग को लेकर जो है हर एक पक्ष में हम देख पा रहे हैं कि उनके नेताओं का नाम आगे चल रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी आती है कि हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा वैसे ही महाराष्ट्र की विधानसभा में सभी जो विधायक है उनका शपथ विधि भी होना है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार कि जल्द ही इसके बारे में जो है फैसला लिया जाएगा। जहां तक बीजेपी की बात करें, चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, तो इसीलिए बीजेपी द्वारा जो है एक पर्यवेक्षक जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में भेजा जाएगा, विधायक दल के नेता का चयन होगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से होगी। तो ये सभी अगर हम देखें तो पूरा जो वक्त है इसके लिए तकरीबन 102 दिन का वक्त लग सकता है। बाकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब तीनों नेता मिलकर जो है ये बैठकर चयन करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, जैसे आपने कहा कि क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स की हम बातें करें तो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि 2 साल जो है बीजेपी को मिलेंगे, 2 साल शिवसेना को और 1 साल एनसीपी को। तो कोई कह रहा है कि 2.5 साल जो है जो मुख्यमंत्री पद का जो है वो निर्णय हो सकता है, लेकिन इस बारे में किसी भी नेता ने कोई पुष्टि नहीं दी है। जहां तक एनसीपी की बात करें, एनसीपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है सुनील तटकरे, उन्होंने कहा कि कोई फॉर्मूले के ऊपर चर्चा हुई ही नहीं अब तक। तो ऐसे में ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स है और इसीलिए किसी भी एक फॉर्मूले पर अभी कोई बात तय नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र के अगले सीएम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द जो नाम सामने आएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। शिशिर, फिलहाल सभी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा से जुड़ी हुई। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को ही हिंसा के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर में पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क का है। सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के साथ 700 से 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक संभल सांसद ने भीड़ को बिना अनुमति के इकट्ठा करने, भड़काऊ भाषण देने के साथ ही राजनीतिक लाभ के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र करने का काम किया। जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के दौरान बिना प्रशासन की अनुमति से के उसने भीड़ को जुटाया था और इसके साथ ही सुहेल इकबाल पर आरोप है कि उसने जियाउर रहमान बर्क के साथ होने का जिक्र करके भीड़ को उकसाया था। प्राथमिकी के मुताबिक 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 800 के करीब अज्ञात लोगों को भीड़ ने घातक हथियारों से लैस होकर जामा मस्जिद के सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से हमला किया और पत्थरबाजी की। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत भीड़ ने हमला किया। पुलिस के वाहनों के साथ अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में पर 26/11 को हुए हमले की आज 16वीं बरसी है। साल 2008 में मुंबई में आज ही के दिन लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया। लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ताजमहल होटल में आतंकियों ने आतंक का खूनी खेल खेला। इस हमले में सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी मार गिराए और 1 आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिसे साल 2012 में फांसी दी गई। इस आतंकी हमले में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।